स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोइल सेपरेट। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए सोइल सेपरेट के बारे में बात करते हैं। सोइल सेपरेट क्या होता है कि इंडिविजुअल सोइल पार्टिकल इज नॉन एज सोइल सेपरेट। जो इंडिविजुअल सोइल पार्टिकल होता है उसी को क्या बोलते हैं, अपने सोइल सेपरेट बोलते हैं। जो सोइल पार्टिकल साइज होता है वो क्या होता है, 2 mm से लेस देन होता है, लेस देन 2 mm। ठीक है, इसके बाद में साइज़ के बेसिस पे सोइल सेपरेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सैंड, सिल्ट और क्ले। जो क्ले पार्टिकल होता है उसका साइज़ कितना होता है, लेस देन 0.002 mm। जो सिल्ट होता है उसका कितना होता है, 0.002 mm से 0.02 mm। और सैंड का कितना होता है, 0.02 से 2 mm। ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्ले पार्टिकल का साइज़ कितना होता है, लेस देन 0.002 mm। ठीक है, जो क्ले पार्टिकल है इसका मैं अभी एक क्लासिफिकेशन और कराऊंगा सोइल सेपरेट का। 2 इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने इसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है, उसमें भी क्ले पार्टिकल का जो साइज़ है वो यही रहेगा। ठीक है, तो क्ले पार्टिकल साइज को आप याद रखना कि कितना होता है, 0.002 mm से लेस देन। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करते हैं दो जो क्लासिफिकेशन इंस्टीट्यूशन के वो। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है ISSS का। ठीक है, ISSS इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस। ठीक है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस। इसने सोइल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, इसने किया है 4 पार्ट में। ठीक है, अब इसका नाम IUSS है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोइल साइंस। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सा, पहला है कोर्स सैंड, दूसरा है फाइन सैंड, तीसरा है सिल्ट और चौथा है क्ले। कोर्स सैंड, फाइन सैंड, सिल्ट और क्ले। क्ले पार्टिकल का साइज तो सेम ही रहना है, लेस देन 0.002 mm। ठीक है, सिल्ट का क्या हो जाएगा, 0.002 mm से 0.02 mm। ठीक है, सैंड जो फाइन सैंड है इसका कितना हो जाएगा, 0.02 से 0.2 mm। और कोर्स सैंड का कितना हो जाएगा, 0.2 से 2 mm। ठीक है, ISSS ने सोइल सेपरेट को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है कोर्स सैंड जिसका साइज कितना होता है, 0.2 से 2 mm। दूसरा है फाइन सैंड जिसका होता है 0.02 से 0.2 mm। सिल्ट का 0.002 से 0.02 mm। और क्ले का लेस देन 0.02 mm। इसके बाद में दूसरा जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है USDA का। ठीक है, किसका आता है, USDA, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसने सोइल सेपरेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 7 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में, 7 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन सा है, पहला है वेरी कोर्सर सैंड, दूसरा है कोर्सर सैंड, तीसरा है मीडियम सैंड, चौथा है फाइन सैंड, पांचवा है वेरी फाइन, और छठा है सिल्ट, और सातवां कौन सा हो गया, क्ले। जस्ट 1 सेकेंड रुकना, 1 सेकेंड। ठीक है, जो वेरी कोर्सर सैंड है इसका पार्टिकल साइज कितना होता है, तो सबसे पहले अपने क्ले से स्टार्ट करते हैं। क्ले का तो सेम ही रहेगा, लेस देन 0.002 mm। ठीक है, सिल्ट का कितना होता है, 0.002 mm से 0.5 mm, 05। ठीक है, वेरी फाइन का कितना होता है, 0.05 से 0.25। ठीक है, फाइन सैंड का कितना होता है, 0.25 से 0.5 mm।
ठीक है। मीडियम सैंड का कितना होता है, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला है। यहाँ पे 0.05 से 0.1 mm आएगा जी, ठीक है, 0.05 से 0.1 mm, ठीक है। फाइन सैंड का कितना होता है 0.1 से 0.25, मीडियम सैंड का कितना होता है 0.25 से 0.5 mm, कोर्सर सैंड का 0.5 से 1 mm, और वेरी कोर्सर सैंड का होता है 1 से 2 mm, ठीक है। ये 7 पार्ट में डिवाइड किया यूएसडीए ने। इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक तो क्ले का तो हर किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्ले पार्टिकल का साइज। इसके अलावा कोर्सर सैंड का ध्यान रखना, कोर्सर सैंड का जो पार्टिकल साइज कितना होता है 0.5 से 1 mm, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। वेरी कोर्सर सैंड जिसका कितना होता है 1 से 2, कोर्सर सैंड का 0.5 से 1 mm, मीडियम सैंड का 0.25 से 0.5, फाइन सैंड का 0.1 से 0.25, वेरी फाइन का 0.05 से 0.1, सिल्ट का 0.002 से 0.05, और क्ले का लेस देन 0.002 mm, ठीक है। इसके बाद में कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने कोहेजन और एडिशन फोर्स का नाम सुना होगा, ठीक है। कोहेजन और एडिशन फोर्स क्या होता है, तो पहले अपने कोहेजन फोर्स की बात करेंगे, उसके बाद में एडिशन, ठीक है। कोहेजन फोर्स क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर पार्टिकल, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सिमिलर पार्टिकल इज नोन एज कोहेजन फोर्स। एडिशन क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल इज नोन एज एडिशन, ठीक है। तो कोहेजन फोर्स किसके बीच में लगेगा, सिमिलर पार्टिकल के बीच में, ठीक है, सिमिलर पार्टिकल के बीच में लगेगा। और जो एडिशन फोर्स है वो किसके में लगेगा, डिफरेंट पार्टिकल में लगेगा, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं आपने सुना होगा एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एडजॉर्प्शन क्या होता है। तो अपने यदि एब्जॉर्प्शन की बात करें, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, किसी चीज को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ इनटू द सरफेस, ठीक है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। मतलब किसी सरफेस के अंदर या किसी चीज़ के अंदर पानी या किसी भी चीज़ का एब्जॉर्ब हो जाना, ठीक है। जैसे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। यानी कोई भी सरफेस है उसके अंदर पानी चला जाना, ठीक है, इनटू द सरफेस। और एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन क्या होता है कि ऐड होना, ठीक है, ऐड होना, एक्यूमुलेशन ऑन आउटर सरफेस, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑन आउटर सरफेस। आउटर सरफेस पे जो एक्यूमुलेशन होता है उसको क्या बोल देते हैं अपने, एडजॉर्प्शन, ठीक है। आपने देखा होगा जब अपने प्लांट न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे तब इसको कवर करेंगे, एडिशन और एब्जॉर्प्शन को। जैसे ये प्लांट रूट्स है, ठीक है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट रहते हैं, ठीक है, मास फ्लो उसके डिफ्यूजन के द्वारा न्यूट्रिएंट आते हैं। न्यूट्रिएंट यहाँ से यहाँ तक पहुँचा और यहाँ आके रुक गया, इसको बोलेंगे एडिशन। मतलब इसके साथ रूट के साथ आके चिपक गया, इसको बोल दिया एडिशन। और जब इसने एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्प्शन, और जब इसने एब्जॉर्ब कर लिया प्लांट ने, ये न्यूट्रिएंट था जो अंदर चला गया, तो इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन। और इसके पास आके रुकना एडजॉर्प्शन, ठीक है। इसके बाद में 4 टर्म्स और हैं जिसको डायग्राम से समझना। ये सोइल सरफेस है, ठीक है, बारिश हुई या अपनों ने पानी दिया फील्ड में, तो क्या हुआ, पानी की एंट्री हुई सोइल के अंदर, ठीक है, पानी इसके अंदर आया। तो ये जो हुआ है यहाँ पे प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। इनकी डेफिनेशन भी बताऊंगा मैं आपको, पर एक बार इसको समझिए, ठीक है। पानी एंटर हुआ, इसको क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। अब ये पानी क्या हुआ, नीचे आएगा, ठीक है, इसको बोल देंगे अपने परकोलेशन। क्या बोलेंगे इसको, परकोलेशन, ठीक है। इसके बाद में ये पानी साइड मूवमेंट करेगा, ठीक है, पानी साइड में जाएगा, इसको क्या बोल देंगे अपने सीपेज, ठीक है, पानी साइड में जाएगा, इसको क्या बोल देंगे अपने सीपेज, ठीक है।
और जब ये संतृप्त हो जाएगी सॉइल, ठीक है, वाटर से, और तब ये वाटर फ्री घूमेगा यहाँ पर, तो इसको बोल देंगे अपने रन ऑफ। क्या बोल देंगे इसको? रन ऑफ। तो इनफिल्ट्रेशन क्या होता है कि एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सरफेस इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। परकोलेशन क्या होता है कि वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज परकोलेशन, और लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज सीपेज, और फ्रीली मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज रन ऑफ। समझ आ गया कि इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? एंट्री करना वाटर की, उसको बोल देंगे इनफिल्ट्रेशन, और जब पानी लेटरल मूवमेंट करेगा उसको बोल देंगे परकोलेशन, और जब वर्टिकल मूवमेंट करेगा उसको परकोलेशन, जब लेटरल मूवमेंट करता है उसको बोलते हैं सीपेज, और जब फ्री मूवमेंट करते हैं पानी की उसको बोलते हैं रन ऑफ। एक चीज़ ध्यान रखना जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये डेफिनेशन भी डायरेक्ट पूछते हैं, एक चीज़ और पूछते हैं, जो इनफिल्ट्रेशन होता है इसकी यूनिट क्या होती है? जो इनफिल्ट्रेशन है इसकी यूनिट होती है mm पर हावर। इसको लिख लेना, इनफिल्ट्रेशन की यूनिट क्या होती है? mm पर हावर, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं अपने सैंड, सिल्ट और क्ले में डिफरेंस करेंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, पोरोसिटी, ठीक है। जो पोरोसिटी है इसके अंदर, ये पोरोसिटी का अपने आगे एक टॉपिक है उसमें कवर करेंगे, पर यहाँ पे जो चीज़ समझाना चाहता हूँ वो समझना कि जब साइज घटेगा, ठीक है, जब साइज घटेगा तो पोरोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। साइज घटेगा तो पोरोसिटी बढ़ेगी, और साइज घटेगा तो जो सरफेस एरिया होता है ना वो क्या होता है? बढ़ता है। साइज घटेगा तो पोरोसिटी बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा तो पोरोसिटी घटेगी। ऐसे ही साइज घटेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, और साइज घटेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया घट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़, यदि अब मैं पोरोसिटी की बात करूँगा तो पोरोसिटी कौन सी सॉइल पार्टिकल की सबसे ज़्यादा होती है? तो अपने बात करेंगे क्ले की, उसके बाद में सिल्ट की, उसके बाद में सैंड की, ठीक है। फिर यदि अपने बात करें माइक्रोपोर की, अब देखो मेरे पास एक साइड में सैंड है और एक साइड में सिल्ट है, सॉरी क्ले। अब जब आप देखो इसके अंदर कि जो सैंड है, ठीक है, सैंड है उसके अंदर क्या है कि पोर स्पेस बहुत ज़्यादा है, मतलब मैक्रोपोर जब बड़ा है, ठीक है, इसके अंदर माइक्रोपोर नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है? माइक्रोपोर है, तो यहाँ पे पोर स्पेस ज़्यादा है, ठीक है, पोरोसिटी यहाँ क्या है? ज़्यादा है, इसलिए पोरोसिटी क्ले की सबसे ज़्यादा, सिल्ट की कम और सैंड की उससे कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो छोटे छोटे पार्टिकल है, प्रत्येक पार्टिकल के बीच में अपने को जो है स्पेस देखने को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो क्या फिक्स है, ठीक है। तो पोरोसिटी की बात आएगी तो क्ले की सबसे ज़्यादा होती है, सिल्ट की मीडियम और सैंड की कम। माइक्रोपोर की बात आएगी तो माइक्रोपोर भी सबसे ज़्यादा किसी में होंगे? क्ले के अंदर, फिर सिल्ट के अंदर उससे कम, और सैंड के अंदर उससे कम। लेकिन यदि मैं बात करूं मैक्रोपोर की, किसकी बात कर दूं? मैक्रोपोर की, तो मैक्रोपोर अब किसके अंदर सबसे ज़्यादा होंगे? तो मैक्रोपोर की जब बात आती है तो मैक्रोपोर सबसे ज़्यादा होते हैं सैंड के अंदर, फिर उससे कम सिल्ट में, और उससे कम क्ले के अंदर। लेकिन नंबर ऑफ पोर्स की बात आ जाए, नंबर ऑफ पोर, तो नंबर ऑफ पोर होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस में होते हैं? क्ले के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोर्स हैं, तो क्ले के अंदर सबसे ज़्यादा, फिर सिल्ट में, और उससे कम सैंड के अंदर होते हैं। आपको समझ आया होगा, इसको नोट कीजिए, मैं एक डाल लेता हूँ एक बार इसमें, ठीक है। पोरोसिटी का कंसेप्ट देख लेना, आगे इसके अपने पोरोसिटी जो टॉपिक आएगा उसके अंदर पोरोसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि सिल्ट के अंदर पोरोसिटी कितनी होती है, क्ले के अंदर कितनी होती है, सैंड में कितनी होती है, इसका न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल भी अपने करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं सैंड, सिल्ट और क्ले के अंदर डिफरेंस की बात करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, अपने ये भी आगे इसी में कवर करेंगे। तो एक साइड मैं लिख लेता हूँ सैंड, एक साइड सिल्ट और एक साइड क्ले। सैंड,
सिल्ट और क्ले। ठीक है, अब देखो जब बात करूं मैं इनफिल्ट्रेशन की, बहुत ईजी है, कंसेप्ट ध्यान से समझना। देखो इनफिल्ट्रेशन की बात करूं, आपके पास सैंड सॉइल है, सैंड सॉइल पे आप पानी डालोगे तो पानी अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो और एक तो क्ले सॉइल है आपके पास, क्ले पे पानी डालोगे तो पानी रुका रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे जाएगा, लेकिन सैंड पे जैसे पानी डालते हैं अपने को पानी के दिखाई नहीं देता है। तो जो इनफिल्ट्रेशन रेट, इनफिल्ट्रेशन होता है क्या, एंट्री ऑफ वाटर। तो इनफिल्ट्रेशन रेट किसकी सबसे ज़्यादा होगी, सैंड की। तो हाईएस्ट किसकी होती है, सैंड की, सिल्ट की मीडियम और क्ले की लोवेस्ट। इसके बाद में सेकेंड नंबर पे बात करते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की। तो सैंड तो सर वाटर होल्ड कर ही नहीं सकती, तो इसकी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, लो। हाई किसकी होती है, क्ले की, और मीडियम सिल्ट की। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करते हैं कोहेजन एंड एडिशन। कोहेजन और एडिशन, एक तो देखो अपने पास क्ले है, ये देखो। ठीक है, क्ले के अंदर पोर्स जो माइक्रोपोर होते हैं, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, पार्टिकल आपस में चिपके होते हैं। ठीक है, इनमें कोहेजन और एडिशन फोर्स ज़्यादा होता है। सैंड जो पार्टिकल होता है इसमें क्या होता है, पोर स्पेस जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो इनमें जो है कोहेजन और एडिशन फोर्स कम होता है। तो इसलिए तो सैंड के अंदर कोहेजन और एडिशन फोर्स क्या होता है, लोवेस्ट, सिल्ट में मीडियम और क्ले के अंदर हाई। चौथे नंबर पे देखें विंड इरोजन, और पांचवा है वाटर इरोजन। अब देखो सैंड तो बड़ा पार्टिकल हो गया, क्ले बिल्कुल ही ब्रीक हो गया। ठीक है, मतलब छोटा पार्टिकल हो गया। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ससेप्टिबल कौन है, विंड इरोजन और वाटर इरोजन दोनों के लिए ससेप्टिबल की बात आएगी तो सबसे ज़्यादा जो ससेप्टिबल है वो है सिल्ट। मतलब हाईएस्ट किसके अंदर होना है, सिल्ट के अंदर, दोनों इरोजन। अब देखो विंड इरोजन की बात आएगी ना, तो विंड इरोजन के अंदर क्या होता है कि जो क्ले पार्टिकल है, ठीक है, ये बिल्कुल पास पास, कोहेजन फोर्स ज़्यादा होगा, हवा के साथ उड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन सैंड पार्टिकल उड़ जाएगा। तो सैंड जो होती है उसके अंदर मीडियम होता है विंड इरोजन, और क्ले के अंदर लोवेस्ट होता है। लेकिन वाटर इरोजन में उल्टा हो जाता है। वाटर इरोजन के अंदर क्या होता है कि पानी सैंड पार्टिकल्स को बाकी नहीं ले जा सकता। अपनों ने देखा ना, उसकी इनफिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होती है। तो इस कारण क्या होता है, वाटर इरोजन जो लोवेस्ट किसके अंदर होता है, सैंड के अंदर, और मीडियम किसके अंदर होता है, क्ले के अंदर। फिर इसके बाद में एक पॉइंट और आता है प्लास्टिसिटी का। प्लास्टिसिटी भी आगे अपने कवर करेंगे, टॉपिक आएगा प्लास्टिसिटी का। प्लास्टिसिटी होती क्या, मैं समझा देता हूँ। जैसे आपने मोस्ट सैंड ली, ठीक है, उसको हथेली पे डाला और ऐसे किया, यदि उसने वही शेप ले ली, ठीक है, तो उसमें प्लास्टिसिटी है। लेकिन अपने देखते हैं सैंड को ऐसे करेंगे ना तो वो रहती नहीं है, बिखर जाती हैं। तो सैंड में प्लास्टिसिटी नहीं होती। यदि वहीं अपने क्ले सॉइल को लें, क्ले सॉइल को ऐसे करेंगे तो उसी शेप में बदल जाएगी। ठीक है, तो ये प्लास्टिसिटी होती है। क्ले की जो तो हाईएस्ट किस में होती है, क्ले के अंदर होती है। तो हाईएस्ट किस में होगी, प्लास्टिसिटी क्ले में, सिल्ट के अंदर मीडियम, और जो सैंड होती है इसके अंदर लोवेस्ट। ठीक है, इसके बाद में 2 पॉइंट और बचते हैं, हाँ ठीक है, उनको भी कवर कर लेते हैं। कौन कौन से, एक तो हो गया ड्रेनेज, ड्रेनेज, ठीक है। ड्रेनेज देखो, अभी मैंने बताया सैंड की इनफिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होती है तो ये पानी को बाहर ज़्यादा निकालेगा। तो ड्रेनेज सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है, सैंड सॉइल के अंदर, सिल्ट के अंदर होता है मीडियम, और क्ले के अंदर होता है लोवेस्ट। यदि अपने बफरिंग की बात करें, किसकी बात करें, बफरिंग कैपेसिटी की बात करें, तो बफरिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है, क्ले के अंदर। बफरिंग एंड कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी CEC, तो CEC सबसे ज़्यादा क्ले की होती है, फिर मीडियम सिल्ट की, और सैंड की लोवेस्ट। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस थे, मेन पॉइंट थे। और एक और है सरफेस एरिया। वैसे तो मैंने अभी बता दिया आपको सरफेस एरिया, लेकिन यहाँ भी लिख लो सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अभी मैंने बताया था कि साइज घटेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। मतलब साइज सबसे कम किसका, इसका तो हो गया लेस देन 0.002 mm। सिल्ट का कितना होता है 0.002 से 0.02 mm, और इसका कितना होता है 0.02 से 2 mm। तो सबसे कम छोटा पार्टिकल कौन सा है, क्ले। तो मतलब उसने क्या बोला था कि जैसे जैसे साइज घटता जाएगा सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे साइज घट रहा है
तो मतलब क्ले का सरफेस एरिया हाईएस्ट होता है, इसके बाद में मीडियम और यहाँ पे लोवेस्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आज का टॉपिक था हमारा सॉइल सेपरेट, ये कंप्लीट हो चुका है। कल हम सॉइल टेक्सचर और सॉइल स्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है, और एक कोशिश मैं और कर रहा हूँ कि जो अपने जो डेली टॉपिक करते हैं उसके 5 या 10 क्वेश्चन मैं आपको दूं, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं। आपके जो कमेंट बॉक्स होता है उसके अंदर मैं डालने की कोशिश करूँगा पीडीएफ। जो पहला कमेंट होगा एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट के नाम से, उसके अंदर आपको एक पीडीएफ मिलेगी जिसके अंदर 5 या 10 क्वेश्चन डाला करूँगा मैं डेली, ताकि आप उसको रिवीजन कर पाओ कि हमने आज क्या पढ़ा था। ठीक है, ये 5-10 क्वेश्चन पहले दिन मैं क्लास में दूंगा, अगले दिन मैं इनका रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, यदि आपसे हो जाते तो बढ़िया है, वरना अगले दिन तो मैं कराऊंगा इनको। ठीक है, और बाकी ये जो क्लासेज है उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो IBPS AFO की कर रहा है, MSc एंट्रेंस की कर रहा है, BSc के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सुपरवाइजर की कर रहा है, चाहे वो 12th में भी है, क्योंकि 12th में भी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यही टॉपिक है उनमें भी, चाहे वो 12th में भी है। उन सभी चीज़ के लिए ये RAU के अंदर भी आता है, TGT PGT NSC सभी के अंदर सोयल साइंस आती है और उनके अंदर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यदि सोयल साइंस कंप्लीट होगी उसके बाद हम अपने एग्रोनॉमी भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यदि आपका स्पोर्ट बढ़िया बना रहा तो अपने एग्रोनॉमी भी इसी प्लेटफॉर्म पे करेंगे कंप्लीट। थैंक यू।